हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की शानदार दूसरी क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी मॉडल पेपर 2 यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम 2-3 दिनों में है, आपका यानी जुलाई का एग्जाम शुरू हो रहा है, तो आपके लिए क्लास कहीं पर भी मिस करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 आपको करा दिया है। ये वाली क्लास अगर नहीं देखी जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह क्लासेज आपको डेली यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। इस क्लासेज आपको डेली यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर आप मॉडल पेपर्स की सीरीज चल रही है। जब तक आपके एग्जाम होंगे तब तक यहाँ पर मॉडल पेपर कराया जाएगा। इसलिए चैनल से रोज़ जुड़े रहिए और आपको इन्फॉर्मेशन और डेली क्लासेज यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आज का कहाँ से आ रहा है। जुलाई एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कहीं पर भी मिस मत करने का। तो वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरण हैं एक को छोड़कर। यानी आपसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बना है वो पूछा गया है हैकर्स के बारे, यानी आपके कंप्यूटर के सिक्योरिटी के बारे में यहाँ से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बना है कि वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरण हैं एक को छोड़कर। यानी एक जो ऐसा है वो उदाहरण नहीं है वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता का, एंड बाकी सभी जो हैं वो वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के उदाहरण हैं। तो आपको करेक्ट आंसर देना है हैकर्स होगा, वार्म होगा, स्पैम होगा या फिर वायरस होगा। तो हैकर्स क्या करता है, आपके कंप्यूटर को हैक कर लेता है, वो तो उदाहरण है ही आपकी सुरक्षा, आपकी वास्तविक सुरक्षा गोपनीयता का। वार्म भी आपका वायरस है, और वायरस भी एक आपका सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पैम। स्पैम जो है ये सभी उदाहरण हैं, बल्कि स्पैम जो है वो एक गोपनीयता सुरक्षा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आउटलुक जीमेल से हम अधिकतम आउटलुक और जीमेल से हम अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट जो है भेज सकते हैं। यानी आउटलुक जीमेल से हम कितना अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं। 25 से 35 MB, 20 से 25 MB, या फिर दोनों, या फिर 50 से 55 MB तक कितना हम अटैचमेंट भेज सकते हैं एक ईमेल से। एक जीमेल से हम अधिकतम कितना फाइल का अटैचमेंट भेज सकते हैं। यहाँ पर ये आपसे सीधे सीधे पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करते चलिए, साथ में चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, यानी क्योंकि 20 और 25 MB का जो फाइल होती है वो हम आउटलुक और जीमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। AN... खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं एक खोज है। यानी खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं एक खोज है। क्या है वो? हियरर्शियल है, यानी श्रेणीबद्ध है, या फिर एक्सप्लोरेटरी है, यानी खोजपूर्ण है, या फिर ग्लोबल, या फिर साइट है। तो आपको करेक्ट आंसर देना है, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साइट, क्योंकि जो भी एन खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं एक खोज है, वो साइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं। यानी आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं, आपको यहाँ पर ये बताना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, साथ ही में लाइक करते और शेयर भी कर दीजिएगा अगर क्लास पसंद आए तो आपको बताना है बाहरी खतरा कौन नहीं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा कौन सा नहीं है। एडवेयर नहीं है, क्रैकर्स नहीं है, फिर ट्रोजन हॉर्स भी नहीं है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी बाहरी खतरा ही है, क्योंकि एडवेयर भी हमारे लिए कंप्यूटर नेटवर्क के लिए खतरा है, क्रैकर्स भी है, और ट्रोजन हॉर्स भी एक खतरा ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर आंसर नंबर डी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए कंप्यूटर के लिए खतरा ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची जिसके आधार पर काम किया जाता है। यानी एक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है जिसके आधार पर काम किया जाता है। यहाँ पर बढ़ती होगा, भर्ती नहीं, यहाँ पर बढ़ती होगा। यानी एक जो ब्लॉक चेन होता है, ब्लॉकचेन जो होती है वो रिकॉर्ड की, यानी बहुत सारे रिकॉर्ड्स की बढ़ती हुई सूची है जिसके आधार पर काम किया जाता है। ये सब यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर आपका होगा रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी की मतलब रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है, या फिर क्रिप्टोग्राफी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको देना है क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिप्टोग्राफी जो आपका सही हो जाएगा।
जो कि ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड की बढ़ती हुई सूची है जिसके आधार पर क्रिप्टोग्राफी काम किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें KYC का मतलब होता है, यानी KYC जो आप करवाते हो, जो बैंकिंग वगैरह में मांगा जा रहा है KYC, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। जनरल से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ भी लिए जाते हैं कि यानी KYC का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हमने आपको करा दिए हैं। तो यहाँ पर आपको KYC के बारे में पूछा गया है। तो आप फुल फॉर्म क्लासेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जाकर के आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और चैनल हमारा चेक कर सकते हो। वहाँ पर फुल फॉर्म की बहुत सारी क्लासेज हमने करा दी हैं। तो KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, या फिर A और B दोनों, या फिर इनमें से सभी। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने जो ग्राहक है उसको जानो, यानी KYC इसका मतलब होता है अपने ग्राहक को जानो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है, यानी कौन सा जो है एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जो आपके एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाएगा, यहाँ पर ये आपसे सीधा सीधा पूछा गया है। तो आपको आंसर देना है, आपको करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। नेम बॉक्स है, या फिर एक्टिव सेल है, या फिर मेन्यू बार है, फिर फार्मूला बार है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मूला बार, क्योंकि जो फार्मूला बार होता है वो एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है। यानी जब आप कोई लिब्रे ऑफिस कैल्क में जैसे ही काम करते हो, जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम करते हो, तो आप किसी भी सेल में लिख रहे हो लिब्रे ऑफिस, आप किसी भी सेल में अगर आप लिख रहे हो, ये हमारी सेल है, इन रो और कॉलम के बीच की जो स्थान होता है उसे हम सेल कहते हैं। यानी किसी भी सेल में आप लिख रहे हो तो उसे हम कहते हैं, यानी किसी भी आप रो और कॉलम के बीच का जो स्थान है इसे हम सेल कहते हैं। तो इसके बीच में आप लिख रहे हो, तो इसके जो करंट सेल में आप जब आप लिख रहे होगे, यानी जब आप करंट सेल में लिख रहे होगे, यानी जब आप यहाँ पर लिख रहे होगे, तो फार्मूला बार में भी उसी टाइप का वहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर जैसे हमने लिखा लर्न विथ अमित, यहाँ पर जैसे हमने लिखा लर्न विथ अमित, तो यहाँ पर भी एक साथ ही वहीं पर दिखाएगा लर्न विथ अमित, और एक्टिव सेल का जो है कंटेंट को दिखाता है यहाँ पर, मतलब फार्मूला बार। तो करेक्ट आंसर का हो जाए फार्मूला बार। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन कौन करता है? मेमोरी करती है। IO डिवाइस करती है, IO का डिवाइस मतलब होता है इनपुट आउटपुट, आई फॉर मतलब इनपुट और O का मतलब आउटपुट, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर या फिर इन सभी, यानी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका प्रबंधन कौन करता है? तो इसका प्रबंधन करते हैं सभी, यानी मेमोरी भी करती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी करते हैं, प्रोसेसर भी आपका करता है। आपसे पूछा गया गूगल पे एक मोबाइल वॉलेट है, सत्य है या फिर असत्य? यानी यहाँ पर ट्रू फॉल्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इसको भी आप इग्नोर करके मत जाएगा एग्जाम में। यानी ट्रू फॉल्स के भी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके जाने, वो भी अच्छे से। यानी गूगल पे जो है आपकी एक मोबाइल वॉलेट है कि नहीं, स्टेटमेंट सही या फिर गलत आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो गूगल पे होता है आपका मोबाइल वॉलेट होता है, क्योंकि बहुत सारे वॉलेट होते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, ये सभी हमारे मोबाइल वॉलेट ही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर ये बताया गया है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूडोरा होगा, आउटलुक होगा, पाइन होगा, फिर पेगासस होगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाइन, यानी आपको जो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाइन। जो ईमेल निम्नलिखित में से जो ईमेल विंडो का ईमेल प्रोग्राम नहीं है, यानी पाइन नहीं है, और बाकी यूडोरा भी है, आउटलुक भी है, पेगासस भी है। प्रोटोकॉल के पास ऐसा कौन है जो ईमेल के संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है? SNMP है, IMAP है, फिर POP3 है, फिर HTTP है। यानी कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल के संदेश को अपलोड करने की एक्सेप्टेंस देता है, यानी अनुमति देता है? तो IMAP हो जाएगा, सिंपल सी बात है। IMAP आपको याद रखना, IMAP का फुल फॉर्म आपको बहुत याद रखना है। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, आपको ये याद रखना है। जो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, यहीं पर आपको ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसी के माध्यम से जो यही प्रोटोकॉल जो है वो ईमेल के संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर कंप्यूटर की
भौतिक संरचना है और क्राफ्ट वेरिएंट प्रोग्राम को बताता है जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर को पड़ती है कार्य करने के लिए। यानी हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर की भौतिक संरचना है, आपको पता ही होगा। ये ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है, यानी हार्डवेयर जो है वो कंप्यूटर की भौतिक संरचना है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो जिसका उपयोग जो है, जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर की पड़ती है कार्य करने के लिए, भौतिक संरचना और सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम को बताता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जो ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रू, यानी सही हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से कौन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। यहाँ पर आपसे 13 नंबर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। आपको बड़े ध्यान से समझकर आंसर देना है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया। तो ये MS ऑफिस, लिब्रे ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस, MS ऑफिस पे गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम आपको पता है एक ब्राउज़र है, ना कि आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग है। ओपन ऑफिस भी है, लिब्रे ऑफिस भी है, MS ऑफिस भी है, ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग है। गूगल क्रोम आपका एक ब्राउज़र है, ना कि वर्ड प्रोसेसिंग। बाहरी रूट को सर्च करने का डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है डॉट नेटवर्क का। बाहरी रूट को सर्च करने का रूट डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है डॉट नेटवर्क का। EGP, BGP, ODPF हाइब्रिड। यहाँ पर डॉट की जगह पर आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा OSF, यानी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा OSPF। यहाँ पर डी लिख गया है, सॉरी, यहाँ पर OSPF, यानी OSPF जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नेटवर्क का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 यानी IP वर्जन 4 एड्रेस कितने बिट का होता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। IPv4 कितने बिट्स का होता है, आपको करेक्ट आंसर जवाब देना है। 32 बिट्स का, 64 बिट्स, 16 बिट्स या फिर 5 बिट्स का होता है। तो आपको पता होगा जो IPv4 होता है वो 32 बिट्स का होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर डॉट है। माइक्रो प्रोसेसर है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप जो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बारे में तो आपको पता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत लिख गया, यहाँ पर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये बात आपको पता ही होगी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपको कुछ नहीं कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। यानी नाबार्ड जो है आपका, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बिल्कुल सही बात है, फिर गलत बात है? बिल्कुल सही है, क्योंकि नाबार्ड का फुल फॉर्म यही होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट नंबर 143 है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन और पिरामिड सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी चार्ट्स होते हैं, सब चार्ट्स होते हैं। यानी कौन सा और पिरामिड जो है आपके सब चार्ट्स होते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है कौन और पिरामिड जो है वो सब चार्ट होते हैं। DBD पर आधारित है, यानी DBD पर आधारित कौन सी सॉफ्टवेयर यहाँ से पूछा गया है, USB पेन टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक डिस्क टेक्नोलॉजी, या फिर मीडिया टू स्टोर वीडियो डाटा वर्ल्ड, या फिर ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो वीडियो के जो DBD पर जो आधारित है DBD पर जो आधारित है वो है ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवैक है, यानी यूनिवैक का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको देखा आपने इस मॉडल पेपर में कितने ज़्यादा जो है फुल फॉर्म से रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए, यानी फुल फॉर्म को आपको पढ़कर ही जाना है। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैलिड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्योंकि जो यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
6 डिस्कों वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क ब्रेक सामान्यतः शब्दों का उपयोग करता है। 6, 9, 12 या फिर 10। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर आपको देना है, यानी 6 डिस्कों वाला। 6 डिस्कों वाला जो एक 6 डिस्कों वाला एक दो तरफा चुंबकीय, यानी एक दो तरफा चुंबकीय, यानी दो तरफा चुंबकीय डिस्क जो है पैक सामान्यतः कितने सतहों का उपयोग करता है, यहाँ पर पूछा गया। तो 6 डिस्कों वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क होता है वो सामान्यतः 10 शब्दों का उपयोग करता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी OSI, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल की कौन सी परत फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया डाटा लेयर है, फिजिकल लेयर है या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नेटवर्क लेयर है। ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा जो आपकी जो लेयर होती हैं आपको 7 होती हैं। आपको 7 को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डाटा लिंक लेयर। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते चलिए। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने आ चुका है। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सेलेक्ट अ कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता? यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया। इन्फॉर्मेशन नहीं उपलब्ध होता है, माइक्रो या फिर यूजर रिफाइंड या फिर टेक्स्ट, कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता? यानी इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट अ कैटेगरी, जब आप इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो तो उसके सिलेक्ट ए कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेन्यू में कौन सा विकल्प नहीं अवेलेबल होता है? यहाँ पर आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो आपको जो उपलब्ध नहीं होता है वो आपका माइक्रो होता है। इन्फॉर्मेशन भी उपलब्ध होता है, यूजर रिफाइंड भी उपलब्ध होता है, टेक्स्ट भी उपलब्ध होता है, लेकिन माइक्रो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये उपलब्ध नहीं होता, ये अवेलेबल नहीं होता है। IBM का प्रॉब्लम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसका फुल फॉर्म होता है वो 1401, यानी IBM 1401 क्या है? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। तो आपको पता है जो IBM 1401 जो है आपका सेकंड जनरेशन में बनकर आया, यानी सेकंड जनरेशन का एक कंप्यूटर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर। कैड का पूर्ण अर्थ है, यानी कैड स्टैंड फॉर CAD का फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, ऑल ऑफ एबव, यानी सभी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो आपका फुल फॉर्म होता है कैड का होता है। तो आपको ये याद रखना है, आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेट टाइम इज, एक्सेट टाइम क्या है? एक्सेट टाइम है सीक टाइम पर लेटेंसी टाइम, या फिर सीक टाइम माइनस लेटेंसी टाइम, या फिर लेटेंसी टाइम ओनली। तो यहाँ पर एक्सेट टाइम के बारे में आपसे पूछा गया। तो एक्सेट टाइम जो होता है आपका वो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम से मिलकर बना होता है, यानी एक्सेट टाइम जो होता है वो सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है डेजी व्हेल प्रिंटर प्रकार है, यानी डेजी व्हेल प्रिंटर किस प्रकार का है? आपसे यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर पूछा गया इम्पैक्ट है या फिर नॉन इम्पैक्ट है या फिर लेजर प्रिंटर या फिर मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो जो डेजी व्हेल जो आपका प्रिंटर है आपको पता होगा इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी इम्पैक्ट, यानी प्रिंटर आपके दो प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो डेजी व्हेल प्रिंटर जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है वो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी डेजी व्हेल जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि हम इक्वल टू 3 + 4 × 5 लिखते हैं तब परिणाम 35 होगा, लेकिन इक्वल्स टू ब्रैकेट लगा के 3 + 5 × 5 लिखने पर परिणाम 23 होगा। क्या ऐसा संभव है? तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब 35 आएगा तो 23 कैसे आ जाएगा, उस तरह से भी 35 आएगा, उस तरह भी 35 ही आएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर F, यानी आंसर नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। आपको ये फार्मूले से भी क्वेश्चन बनते हैं लिब्रे ऑफिस में, इसको भी आपको याद करना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस ऑटो कैलकुलेट सुविधा प्रदान करता है जो डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित रेंज में मानों का सम प्रदर्शित करेगा। यानी लिब्रे ऑफिस जो है ऑटो कैलकुलेट सुविधा प्रदान करता है जो डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित रेंज में मानों का सम प्रदर्शित करेगा। डिफ़ॉल्ट रूप से चयनित मतलब सिलेक्टेड रेंज में मानों का सम, जो भी सम लिखा होगा उसका सम मतलब होता है जोड़, उसका सम प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर ये पूछा गया है डायरेक्टली तौर पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको चूज करके बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत, क्योंकि जो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आंसर आपका सही हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शन ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान एस्केप की दबाकर आप प्रेजेंटेशन को समाप्त कर सकते हैं। यानी आप जब लिब्रे ऑफिस का यूज करते हो तो उसमें आप कोई प्रेजेंटेशन चला रहे हो, यानी जैसे हम प्रेजेंटेशन चला रहे हैं तो इसको हम बंद करना है तो हम एस्केप की दबाएंगे तभी ये बंद होगा। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सही हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, यानी बिल्कुल सही बात हो जाएगी। राइटर में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की Ctrl+K होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सभी चाहे राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, सभी में एक Ctrl+K जो होता है इसका काम ही हाइपरलिंक करना होता है। ये सभी में समान होता है, ये भी कॉमन होता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। कभी कोई आपको जो है आप फॉल्स जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ट्रू ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ईमेल मैसेज विंडो का प्रयोग ईमेल मैसेज को बनाने और भेजने के लिए किया जाता है। यानी ईमेल जो मैसेज आपका विंडो जो होती है उसका जो यूज है ईमेल मैसेज को बनाने के यानी क्रिएट करने या फिर उसको भेजने के लिए किया जाता है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, आपको करेक्ट आंसर आपको देना है। अब इसको गलत नहीं करना है, क्योंकि आपका कल या फिर परसों से आपका एग्ज़ाम शुरू होना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपको जवाब देना है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ईमेल मैसेज विंडो का प्रयोग है वो मैसेज को क्रिएट करने और सेंड करने का यही काम होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की आपको डेली क्लासेस जहाँ पर मिलती है, यहाँ पर डेली क्लासेस, डेली प्रैक्टिस, और यहाँ पर इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ अमित तो आप पा सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल अगर लर्न विथ अमित से नहीं जुड़े हो जाकर के जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम में सर्च करोगे लर्न विथ अमित तो हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा, और वहाँ से हमें आप फ्री में टेलीग्राम के हमारे फ्री में PDF आप इस क्लास की फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हो, यानी फ्री PDF प्राप्त कर सकोगे, फ्री PDF फॉर दिस क्लास। तो आप उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह क्लास आपको डेली यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और आपका एग्ज़ाम कब है, यानी आपका एग्ज़ाम कब है, किस डेट में है, यानी जुलाई में आपको एग्ज़ाम जो है वो किस डेट में है, यानी कि डेट जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, यानी आपको अपनी एग्ज़ाम की डेट कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपका कोई डाउट हो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आंसर ज़रूर देते हैं, रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।